हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्लास की आज हम 5वीं सीरीज़ पढ़ने वाले हैं और आज हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। इसमें हम 3 नंबर के प्रश्न भी देखेंगे, 11 नंबर के भी देखेंगे और 5 नंबर के। 100 डेज़ की हमारा ये कोर्स है। पेपर फर्स्ट की ये यूनिट 3 है। बहुत सरल तरीके से हम ये आंसर लेखन करने वाले हैं, तो आंसर राइटिंग करने वाले हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला ये 3 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम के बारे में हमको पढ़ना है। तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में अगर आपको 3 नंबर में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे कि पहला उपनाम रहेगा, इनको शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था। बहादुर शाह प्रथम को क्या बोलते थे? शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था। समय कब से कब तक रहे बहादुर शाह प्रथम? 1707 से 1712 ईस्वी तक रहे। तो बहादुर शाह प्रथम कब से कब तक रहे? 1707 से 1712 ईस्वी तक। इतिहासकारों के अनुसार यह अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह प्रथम कौन था? ये अंतिम मुगल बादशाह था। खफी खां ने इसे शाह ए बेखबर भी कहा। बहादुर शाह प्रथम को किसने शाह ए बेखबर कहा? तो खफी खां ने इनको शाह ए बेखबर कहा। तो इनमें से 4 में से कोई भी आपको 2 पॉइंट अगर याद रहते हैं तो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। मैं 2 या 3 4 पॉइंट इसलिए लिख देती हूँ, क्या है कि हमको कभी कभी पूरा का पूरा याद नहीं रहता है, लेकिन अगर हम 4 करेंगे तो हमको 2 वहाँ पे याद रहेंगे ही रहेंगे। ये जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरे मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं। मुख्य परीक्षा के नोट्स इसी तरह से सरल शैली में तैयार किए गए हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ही आपको नोट्स की डिटेल में दे देती हूँ। मेरे जो सभी नोट्स हैं वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपको 3 मार्कर की 12 बुकलेट मिलेंगी। इसके अलावा आपको 27 बुकलेट 5 मार्क्स और 11 मार्क्स की मिलेंगी। 8 बुकलेट आपको ये सॉल्व पेपर की मिलेंगी। इस प्रकार से टोटल 47 बुकलेट मिलेंगी। सॉल्व पेपर की 8 बुकलेट में 5 साल के पेपर भी शामिल रहेंगे। आप चाहे तो सॉल्व पेपर ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते। मैं अगर सलाह दूँ तो आप ले लीजिए सॉल्व पेपर, क्योंकि एग्जाम टाइम में रिवीजन में आपको सॉल्व पेपर हेल्प करता है। अभी जो भी नोट्स अभी बुकिंग अमाउंट कम है, तो आप जो भी नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जल्द अपना बुकिंग कर सकते हैं। नोट्स का रिव्यू आप देखना चाहते हो तो मैं रोज़ वीडियो में वही पढ़ा रही हूँ, अपने नोट्स से ही मैं पढ़ाती हूँ। भले मेरी पी सीरीज़ हो वो भी मेरे नोट्स से ही है, एम सीरीज़ मेंस की हो वो भी मैं नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ। दूसरा है जहादर शाह। जहादर शाह का काल है 1712 से 1713 ईस्वी का। हिंदुओं के प्रति मेल मिलाप की नीति का इन्होंने पालन किया। जहादर शाह का समय कौन सा है? 1712 से 1713 ईस्वी। हिंदुओं के प्रति मेल मिलाप की नीति का इन्होंने पालन किया। यूक्लिड के रेखा गणित का इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया। जहादर शाह का समय कौन सा है? 1712 से 1713। हिंदुओं के प्रति मेल मिलाप की नीति का पालन किया और यूक्लिड के रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया। अगला है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का समय कौन सा है? 1713 से 1719। फर्रुखसियर का समय कितना है? 1713 से 1719। इन्हीं के समय बंदा बहादुर की हत्या हुई थी। फर्रुखसियर का जब समय था, उनका शासनकाल चल रहा था, तो उसी समय बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई थी। घृणित कायर भी इनको कहा जाता है फर्रुखसियर को। और क्या कहा जाता है? फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का समय कितना था? मोहम्मद शाह का समय था 1719 से 1748। औरंगजेब के बाद सबसे लंबा शासन मोहम्मद शाह का ही था। मोहम्मद शाह का सबसे लंबा टाइम था किसके समय था? औरंगजेब के समय। कब से कब तक रहा? 1719 से 1748 ईस्वी के बीच ये रहा। संगीत से मोहम्मद शाह को बहुत लगाव था और मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। तो ये मोहम्मद शाह के बारे में 3 नंबर का हो गया। अगला है अहमद शाह। अहमद शाह का समय था 1748 से 1754 तक। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद ये शासक बने। इनके समय अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन है आलमगीर द्वितीय। 1754 से 59 ईस्वी तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, और गाजीउद्दीन फिरोज जंग को इन्होंने वजीर बनाया। अब हमको 3 पॉइंट याद करेंगे, 2 पॉइंट आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन कौन सा है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बारे में हम क्या लिखेंगे कि 1759 से 1806 तक का इनका समय रहा। बक्सर का युद्ध 1764 और बांडीवास का युद्ध 1760 का इन्हीं के समय हुआ था और मूल नाम इनका अली गौहर था। अगला क्वेश्चन आप इसको 5 नंबर में मान के चलिए। मैंने थोड़ा सा इसको फैला के लिखा हुआ है, आप इसको आधे पेज में लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में आप लिखेंगे 5-6 पॉइंट में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के प्रभाव बता। नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके क्या प्रभाव हुए?
तो मोहम्मद शाह के काल में घटी यह एक महत्वपूर्ण घटना है। नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था तो किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह के। तो मोहम्मद शाह के समय हुई ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। 13 फरवरी 1739 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? 13 फरवरी 1739 में। अब इसके प्रभाव क्या हुए हैं? इसने पतन उन्मुख मुगल साम्राज्य की जड़ों को गहरा आघात किया। मतलब मुगल साम्राज्य तो वैसे ही पतन की ओर जा रहा था और भी इसकी जड़ों पर आघात किया। पश्चिम उत्तर प्रांत में मुगलों की स्थिति और दुर्बल हो गई। पश्चिम उत्तर के जो प्रांत थे वहाँ मुगलों की जो स्थिति थी, क्योंकि पश्चिम उत्तर में ही आक्रमण किया था, तो जितनी दुर्बल थी और उससे भी ज़्यादा दुर्बल हो गई। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। उसने दिल्ली की जनता को लूट लिया। दिल्ली की जनता को क्या किया? लूट लिया। शहर में राख और मुर्दे का ढेर लग गया था। जब भी उसका आक्रमण हुआ था तो पूरे शहर में राख और मुर्दे का ढेर लग गया था। जनता की नज़र में मुगलिया सल्तनत की प्रतिष्ठा क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। जनता की नज़र में जो भी मुगलिया सल्तनत की प्रतिष्ठा थी वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई थी। निष्कर्षतः नादिर के आक्रमण के सकारात्मक परिणाम से साम्राज्य के पतन को बढ़ा दिया और दूसरी तरफ अफगानों का रास्ता साफ कर दिया। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रभाव कैसे लिखेंगे? पहले हम एक इंट्रो लिख देंगे, फिर हम उसको प्रभाव लिख देंगे और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे कि जैसे ही नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उसके सकारात्मक परिणाम क्या हुआ? सकारात्मक परिणाम से मतलब उस साम्राज्य पतन को बढ़ा दिया और अफगानों का रास्ता साफ कर दिया। तो इस प्रकार कोई भी आंसर, अगर देखो इस प्रकार के आंसर आ सकते हैं और इस बार आपको बहुत डिटेल स्टडी करना है। तो मतलब हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को आपको देखना है कि हम हर तरीके के क्वेश्चन को पता कर पाएँ किस तरीके से लिखना है। वहाँ क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमको समझ में नहीं आता हम उसके आंसर कैसे उत्तर लेखन कैसे करें, इसलिए ही मैंने ये क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में नोट्स बनाए हैं। अब जैसे कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए, इसके क्या परिणाम हुए, ये आपको 11 नंबर में आएगा। अब 11 नंबर में आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए हमने ये इंट्रो लिखा, फिर तीनों लिखे और फिर हमने इसका निष्कर्ष लिखा, फिर लास्ट में हमने इसका क्या लिख दिया? परिणाम लिख दिया। तो आपको इसी तरीके से हर आंसर को करना है। मेंस के जब आप मेरी नोट्स लेंगे तो आपको एक आधुनिक इतिहास की बुकलेट मिलेगी। आधुनिक इतिहास की बुकलेट में ये कवर है। मेरे जितने भी नोट्स इसी प्रकार के हैंड रिटन तरीके से हैं, क्योंकि थ्योरी में आपको बहुत सारे मार्केट में मिल जाती हैं नोट्स, कोचिंग के भी मिल जाते हैं। निर्माण IAS के नोट्स भी हैं, वो आप थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ देख सकते हैं थ्योरी में। लेकिन अगर आप प्रश्न उत्तर श्रृंखला में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए थे? तो 18वीं सदी के बीच मध्य में जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था। क्या हुआ था? 18वीं सदी के बीच, तो जब मुगल साम्राज्य क्या हो रहा था 18वीं सदी में, औरंगजेब के बाद से मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा था। तो उस समय कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन था। कर्नाटक किसके अधीन था? दक्कन के सूबेदार के। उस समय कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन था। उस समय कर्नाटक का नवाब, हैदराबाद निजाम और मराठों के बीच राजनीतिक उठापटक हुई। मतलब आपस में उनकी राजनीतिक तरीके से लड़ाइयाँ होने लगी। मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करने लगे, उठापटक होने लगी थी। जिसका लाभ अब जो अंग्रेज़ी कंपनियां थीं और जो फ्रांसीसी कंपनियां थीं, उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा आपस में ही लड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका लाभ उठा लें। तो जब कर्नाटक के नवाब, हैदराबाद निजाम और मराठों के बीच आपसी रंजिश हो गई थी, तो उसका लाभ किसने उठाया? अंग्रेजी और फ्रांसीसी ने। तो इस प्रकार अंग्रेजी जब दोनों लाभ उठाना चाहते थे तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुए। तो अंग्रेजों और जो फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुए कर्नाटक के लिए हुए थे, इसलिए वो कर्नाटक युद्ध कहलाए। कर्नाटक में हुए और ये 3 युद्ध हुए थे। तो किस किस के बीच हुए? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ। इसका कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? तो ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार कर लिया था, जिसके कारण जो अंग्रेजों थे उन्होंने इस पे हमला बोला। यहाँ पे भारत में जो भारत में अंदर ही अंदर रंजिश पालने लगे थे अंग्रेज फ्रांसीसियों के प्रति, जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। और लास्ट में जब कोई युद्ध होता है तो किसी न किसी संधि के द्वारा ही समाप्त होता है। तो किस संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ? एला-सापल संधि द्वारा ये समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ। और इसमें क्या हुआ? परिणाम में क्या हुआ था? इसमें फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसकी हार हुई थी। और 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि पर यह समाप्त हुआ। लास्ट में दोनों तरफ से संधि हो जाती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। तीसरा है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 में हुआ।
सप्तवर्षीय युद्ध था। ये प्री में पूछ सकते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध किस युद्ध को बोलते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है और ये पेरिस की संधि पर समाप्त हुआ। निष्कर्षतः तीनों कर्नाटक युद्ध में अंत में फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। तो पहले हमने ये लिखा कि किस तरीके से किन किन के बीच युद्ध हुए, कारण क्या था इसका, और फिर कौन कौन 3 कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच हुए और कब हुए और किस संधि के द्वारा समाप्त हुए। अब हम लिखेंगे इस कर्नाटक के जो युद्ध हुआ उसके परिणाम क्या क्या हुए। तो पहला परिणाम ये हुआ कि भारतीय राजनीति के खोखलेपन और सैनिक दुर्बलता को यूरोपीय शक्ति के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि हमारे जो राजा थे वो कितने ज़्यादा खोखले थे और सेना कितनी खोखली थी, जरा से पैसों के लालच में अंग्रेज़ों के साथ हो गई थी। तो ये अंग्रेज़ों को और यूरोपीय जो कंपनियां थी उनको पता चल गया था कि भारतीय कितने ज़्यादा बुज़दिल हैं। दूसरा है नवाबों की हार ने यूरोपीय शक्ति को भारतीयों में ज़्यादा दखल देने को प्रोत्साहित किया। अब जब नवाब हार ही गए, जब देश का राजा ही हार जाएगा तो दूसरी कोई भी देश का शक्ति पावर आकर उस पर ज़्यादा अधिकार कर पाएगा। तो नवाब की जब हार हो गई थी तो यूरोपीय शक्ति को भारतीयों में ज़्यादा दखल देने को प्रोत्साहित किया। तीसरा है यूरोपीय शक्तियाँ व्यापारी न रह गई थी और राजनीतिक शक्ति की दावेदार हो गई थी। जैसे जो अंग्रेजी कंपनी आई थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, तो वो हमारे यहाँ व्यापार करने आई थी। उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हमारे भारत में राज करेंगे, कि हमारे भारत को अपने हाथों पे नचाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब वो भारत में आए और राजा जब हारे तो उनने क्या देखा कि हमारे यहाँ की जो नेतृत्व क्षमता है, हमारे यहाँ का जो राजा है वही बहुत कमज़ोर है, कोई है ही नहीं है, और हमारा जो भारत है बहुत पैसे वाला है, भारत में बहुत ज़्यादा संपन्नता है, तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं। तो वो व्यापार करने तो आए थे लेकिन वो राजनेता भी बन गए। तो यही बोल रहे हैं कि यूरोपीय शक्तियाँ व्यापारी न रहकर राजनीतिक शक्ति की दावेदार बन गई थी। भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता को अंतिम रूप से प्रतिष्ठित किया था। ये जब ये कर्नाटक के युद्ध हुए थे तो इसमें ये पता चल गया था कि अंग्रेज ही सर्वोच्च हैं, तो क्योंकि उन्हें राजा भी हार गए, फ्रांसीसी भी हार गए थे। अंग्रेज सही अर्थों में भारत के विधाता बन गए थे, भारत विधाता कहलाने लगे थे अंग्रेज। 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध में दोनों पक्षों के बीच संधि हुई थी, लेकिन वास्तविक जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी और उनकी सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई। तो इस प्रकार से हम ये आंसर अपना पूरा 11 नंबर में लिख सकते हैं। कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए, कौन कौन से हुए और इसके परिणाम क्या क्या हुए। आपको ये अलग से ये भी आ सकता है कि जो कर्नाटक ये युद्ध हुए थे उसके परिणाम बता दो 5 नंबर में, तो आप ये अकेला परिणाम लिख दीजिएगा। आपसे ये भी प्रथम कर्नाटक युद्ध को 3 नंबर में पूछ सकता है, द्वितीय को 3 नंबर में पूछ सकता है, ऐसे भी ये पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की असफलता के कारण बताओ। तो पुर्तगालियों के आगमन पर उनकी शक्ति का विस्तार जिस गति से हुआ उनका पतन भी उसी गति से हुआ। फ्रेंड्स, अकेले अगर आप हमारे आधुनिक इतिहास के नोट्स लेना चाहते हैं जो मैं जिससे पढ़ा रही हूँ ऐसा ही हैंड, तो आप ले सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 300 रुपये है। किसी भी नोट्स की अगर आप हार्ड कॉपी मंगाते हैं तो सॉफ्ट कॉपी का डबल उसका हार्ड कॉपी हो जाता है। तो आप इसका हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी दोनों मंगा सकते हैं। आधुनिक इतिहास की 5 बुकलेट आपको मिलेंगी, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश इतिहास और मध्य प्रदेश की रियासत। 5 बुकलेट हैं, ये 5 यूनिट को अलग अलग कवर करती हैं। सबका अलग अलग प्राइस है। जैसे आधुनिक इतिहास की सॉफ्ट कॉपी का 300 रुपये है, तो आप ये ले सकते हैं। पतन के कारण क्या हैं? सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था पुर्तगालियों के असफलता का? कि पुर्तगाल पर स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय का अधिकार हो गया था। पहले जो देखो, पुर्तगाल में जब शक्ति होगी तभी तो वो दूसरे देश पर अपना पावर बता पाएगा। अब जब शक्ति ही नहीं होगी तो कैसे बताएगा? तो पुर्तगाल पर स्पेन के राजा का अधिकार हो गया था। पुर्तगालियों पर बहुत सारे व्यापारिक प्रतिबंध भी लाद दिए गए थे, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। विजयनगर पुर्तगाली साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पुर्तगाली गवर्नर जो प्रारंभिक थे देशभक्त थे, बाद के गवर्नर जो अयोग्य थे पतन का कारण बने। पुर्तगालियों की प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण थी। पुर्तगाली के जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट थे, बिलासी थे और थोड़े लालची भी थे। पुर्तगाल के पास सीमित साधन थे। पुर्तगाल ने ब्राज़ील की खोज की, जिससे उनका ध्यान ब्राज़ील की ओर मुड़ गया था और भारत की तरफ से हट गया था। मुगलों, मराठों, यूरोपियों प्रतिद्वंदियों का विरोध भी इनके पतन का कारण बना। निष्कर्षतः पुर्तगालियों की चारित्रिक प्रशासनिक दुर्बलता तथा पुर्तगाल की राजनीतिक तथा तत्कालीन स्थिति उनके पतन का कारण बनी। तो इस प्रकार से हम ये अपना आंसर लिख सकते हैं। आप ये उसको अगर जैसे 5 नंबर में लिखना है तो आपने ये थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया और 4 पॉइंट आपने लिख दिए।
इसको बड़ा मैं इसलिए लिख देती हूँ कि अगर ये 11 नंबर में आ गया तो 11 नंबर में आपका ये लगभग 1.5 पेज में बनाएगा। आप अगर एग्ज़ाम कॉपी में लिखेंगे तो 200 शब्दों में, तो आप इस प्रकार से अपना आंसर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एम सीरीज़ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उससे जुड़ जाइएगा, उसको देख लीजिएगा और वहाँ से जो भी मैं वीडियो बनाती जा रही हूँ उसको करते जाइएगा। इससे आपका पूरा का पूरा मेंस कवर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।